हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 2 दिन से क्लासेस भी अपलोड नहीं हुई हैं, एमसीक्यू सेशन अपलोड नहीं हुआ है। कुछ ज़रूरी काम से मैं थोड़ा-सा फँस गया था। तो आज मैं आप सबके लिए एविडेंस के एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी टाइम से लगातार कॉन्स्टि ही डल रहा था। उससे पहले सीआरपीसी चल रहा था। आज मैं आपके लिए एविडेंस के एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर जेएलओ एंड राजस्थान जुडिशरी। हो सकता है आपका राजस्थान जुडिशरी अब नेक्स्ट ईयर भी चला जाए, क्योंकि वहाँ पे नोटिफ़िकेशन आई है न्यूज़पेपर में कि अब जेएलओ तो उस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया, लेकिन बाकी कुछ एग्जाम्स हैं जो 2024 के में पोस्टपोन हो गए हैं, मतलब 2024 में ही होंगे। तो चलो, जैसे कि हमारी एक रीत है, एक प्रथा है कि हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ की। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हैंग हो गया आई थिंक। चलिए, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज relevancy and admissibility under the Indian Evidence Act are synonymous, coextensive, neither synonymous nor coextensive, synonymous and coextensive both। चलिए आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, होप आप सबने आंसर दे दिया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज इट्स नाइदर सिनोनिमस एंड नॉर कोएक्सटेंसिव। चलिए आज थोड़ा सा हैंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स can be self-serving statements, can be self-harming statements, can be self-serving or self-harming and none of the above। चलिए आंसर दीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि आज हमारा एविडेंस का फर्स्ट सेशन है, तो थोड़ा सा ये वाले भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसमें भी हम कई बार उलझ जाते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ सर्विंग एंड सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, what is correct as regards the admissibility of self-regarding statements? Self-harming statements is admissible, but a self-serving statement is not generally admissible. Self-serving statement is admissible, but a self-harming statement is not generally admissible. Self-serving and self-harming statements both are generally admissible. Self-serving and self-harming statements both are generally inadmissible। चलिए आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। So correct option is option number A. कि self-harming statement is admissible, but a self-serving statement is not generally admissible. So question number 4. Under the law of evidence, as a general rule, opinion on a matter of fact is relevant, but not on a matter of law. Opinion on a matter of law is relevant, but not on a matter of fact. Opinion on a matter of fact and law both are relevant. Opinion whether on a matter of fact or law is irrelevant। चलिए आंसर दीजिए। होप आप सबने इसका करेक्ट ऑप्शन ही दिया होगा। So इसका करेक्ट ऑप्शन, एक सेकंड मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। करेक्ट इज ओपिनियन वेदर ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट और लॉ इज इररेलेवेंट। ठीक है जी, एंड एज अ जनरल रूल उन्होंने बोला है। सो क्वेश्चन नंबर 5, फैक्ट इन इशू मीन्स फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज एडमिटेड बाय द पार्टीज, fact existence or non-existence of which is disputed by the parties, facts existence or non-existence of which is not disputed by the parties, and the all of the above। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट फैक्ट इन इशू की जो डेफिनेशन है, जो इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है, उसके अंदर लिखा हुआ है मींस exerted and denied। तो ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, प्रोपोजिशनल क्वेश्चन है, आपको बताना है। 6 पार्ट्स दिए हैं। Propositions under Indian Evidence Act are affidavit. Under Evidence Act are affidavit is an evidence. Affidavit is an evidence. Everything produced before the court for inspection is evidence. This is 4. This is not door. This is 4. Inspection is evidence. Anything of which judicial notice can be taken is evidence. Written statement of an accused is evidence. Which of the following is true in respect of the aforesaid proposition? चलिए आंसर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा ये ऑप्शन इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो बताइए। तो आप सबने आंसर दे दिया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर incorrect. First, affidavit is an evidence. Second, everything produced before the court for inspection is an evidence. And fourth, written statement of an accused is evidence. तो ओनली इसका थर्ड इज करेक्ट. एनीथिंग ऑफ विच जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन इज एविडेंस. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Standard of proof in civil and criminal case is the same. Criminal cases is much more higher than in civil case. Criminal case is lower than criminal civil case. Either A और C are correct. चलिए सेवंथ का आंसर दीजिए. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, तो ऑब्वियसली पढ़ के भी पता लग रहा है. क्रिमिनल केसेस इज मच मोर हायर देन इन सिविल केस. स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोजिशनल क्वेश्चन है नेक्स्ट. Propositions under Evidence Act are: presumption of facts are always rebuttable. Presumption of facts can be either rebuttable or irrebuttable. Presumption of law are always irrebuttable, and presumption of law can be either rebuttable or irrebuttable. चलिए ऑप्शंस बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने बता दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी. चलिए 9th की तरफ. Under the law of evidence, the relevant fact must be legally relevant, must be logically relevant, must be legally and logically relevant, must be legally and logically relevant and admissible. चलिए 9th का क्वेश्चन का आंसर दीजिए. डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल. मस्ट बी लीगली रेलिवेंट, लीगली रेलिवेंट होना चाहिए. तो जो चीज लीगली होगी वो ऑब्वियसली लॉजिकल भी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि लॉजिकल लीगल भी हो. क्वेश्चन नंबर 10. A fact forming part of the same transaction is relevant under Section 6 of Evidence Act if it is in issue and have occurred at the same time and place. If it is in issue and may have occurred at the different times and places, though not in issue and may have occurred at the same time or place, or at different time or place, though not in issue must have occurred at the same time and place. थर्ड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप चलिए आंसर दीजिए. थोड़ा सा हमें इसमें रीडिंग करने में टाइम लग जाता है प्रीज में, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट वर्डिंग उठा के डाली हुई है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने एनालिसिस किया है जो पीछे वाले प्लीज जेएलओ राजस्थान जुडिशरी को मैंने प्रीवियस पेपर्स को एग्जामिन किया है, तो एनालिसिस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस डाले हैं. तो जरूरी नहीं होता कि आपने देखा होगा जैसे चेंज पैटर्न दिन पे दिन चेंज होता जा रहा है, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग में मैं कोशिश कर रहा हूँ डालूं. Question number 11. Several classes of facts which are connected with the transactions in a particular mode are relevant under Section 6 of Evidence Act, 7, Section 8 and Section 9. चलिए आंसर दीजिए. Question is several classes of facts which are connected with the transaction in a particular mode are relevant under. होप आप सबने आंसर दे दिया होगा. इट्स ऑप्शन नंबर बी 7. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. मोड ऑफ प्रूफ ऑफ अ कस्टम इज कंटेन्ड इन. तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, वही ऑप्शन नंबर डी. तो इसमें सेक्शन मोड ऑफ प्रूफ बता रखा है 32(4), 32(7), 48 रीड भी था, आप इसको 13 भी करते हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 13. A retracted confession can be made solely on the basis of conviction, cannot be made solely on the basis of conviction under any circumstances, cannot be made solely the basis of conviction unless the same is corroborated. Both B, A and C are incorrect. चलिए क्वेश्चन पर आंसर दीजिए. रिट्रैक्टेड कन्फेशन, पहले कन्फेशन दिया जाता है, उसके बाद रिट्रैक्ट कर आदमी करता है, उस कन्फेशन से मुकर जाता है एक तरह से, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, तो उसका इफेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी. कैन नॉट बी मेड सोनली द बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस द सेम इज corroborated. corroboration आ जाती है तो हो ही सकता है. And question number 14. Section 27 applies to discovery of some facts which the police had not previously learned from other sources and was first derived from the information given by the accused. Discovery of some facts which the police had previously learned from other sources. Discovery of some facts which the police had previously learned from other sources and the accused also give information regarding the same, and all of the above. Simple question है, direct question है कि section 27 कहाँ कब apply होता है. So it applies on when the circumstances is applicable like A. So discovery of some facts which the police had not previously learned from other sources and was first derived from the information given by the accused. Now next question is question number 15. Confession of one accused is admissible against co-accused if they. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे इसका सेक्शन नंबर भी बताइए कौन से सेक्शन के अंदर ये दिया गया है कमेंट बॉक्स में, तो उसमें एक नया क्वेश्चन और रेडी हो जाएगा. So if they are tried jointly for the same offense, if they are tried jointly for a different offense, if they are tried for the same offense but not jointly, if they are tried for different offense, simple question, not jointly. चलिए आंसर दीजिए.
तो अब आप सबने आंसर दे दिया होगा, ए, इफ दे आर ट्राइड jointly for the same offense. Now question number 16. Confession of a co-accused not required to be on oath and cannot be tested by cross-examination is no evidence within the meaning of Section 3 of Evidence Act and cannot be the foundation of conviction. The only limited use which can be made of a confession of a co-accused is by way of furnishing an uh, additional reason for believing such other evidences exist. Third, it is very weak. ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे आ गया था, इसको आप छोड़ देना. It is a very weak type of evidence and is much weaker even than the evidence of an approver. तो आंसर दीजिए इसका in the aforesaid proposition कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो आप सबने होप आंसर दे दिया होगा. All 1, 2 and 3 are correct. One देख लेते हैं. Is of no evidence within the meaning of section 3 of Evidence Act. The only limited use which can be made of confession of co-accused is by way of furnishing. तो ये थर्ड वाला हो गया. It is a very weak type of evidence. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Necessity rule as to the admissibility of evidence is applicable when the maker of statement is dead or has become incapable of giving evidence. He is a person who can be found but his attendance cannot be procured without unreasonable delay and expenses. He is a person who cannot be found. All of the above. चलिए आंसर दीजिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. We are not gonna waste time on this question. So it's D. All of the above. Question number 18. The person whose statement is admitted under Section 32 of Evidence Act must be competent to testify, need not be competent to testify, may or may not be competent to testify. Only A is correct and B and C are incorrect. The person whose statement is admitted under Section 32. तो आंसर दीजिए इसका. So correct option is option number C, may or may not be competent to testify. Question number 19. A dying declaration can form the sole basis of conviction without any corroboration by independent evidence, can form the basis of conviction only on corroboration by independent witness, cannot form the sole basis of conviction unless corroborated by independent witness, and only B and C are correct. So आपको जो इसका आंसर आता होगा. It can form the sole basis of conviction without any corroboration. Last question but not the least. A disputed handwriting can be proved by calling an expert, by examining a person acquainted with the handwriting of the writer of the questioned document, by comparison of the two admitted and disputed handwriting, and D all of the above. चलिए आंसर दीजिए इसका. ये आप मुझे इसका साथ साथ ऑप्शन से बताते चलिए. ये किस सेक्शन के अंदर आएगा. एग्जामिनेशन जो इक्विटेंट है ये वाला कौन सा सेक्शन के अंदर है. कंपैरिजन ऑफ टू एडमिट ये कौन सेक्शन के अंदर है. और इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वैसे डी है. तो अब आप मुझे इसका ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में जरूर सेक्शंस बताइए. सो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एविडेंस एक्ट की. तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए. थैंक यू सो मच.